हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स श्रुति। आप सबका फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट द अकाउंटिंग। मैंने आपको आपके लिए एक छोटी सी इंट्रोडक्टरी क्लास प्रिपेयर की थी। इसमें मैंने आपको बताया था अबाउट द अकाउंटिंग साइकिल। मैंने आपको बताया था कि उसमें आप कैसे कैसे और पूरे 11th में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जैसे कि बताया था कि सबसे पहले आप जनरल एंट्रीज करना सीखेंगे, देन आप उनकी लेजर पोस्टिंग करना सीखेंगे, देन आप ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। उसके बाद फाइनली आप क्या सीखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। और ये एक सिंगल चैप्टर्स हैं आपके। जैसे जनरल एंट्री का पूरा एक चैप्टर है, लेजर पोस्टिंग का पूरा एक चैप्टर है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूरा एक क्या है आपके पास चैप्टर होगा जो कि आपको यहाँ पे सीखना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। देखो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मैं आपके लिए क्यों लेके आई हूँ, बिकॉज जैसे हम जनरल एंट्री वाला कॉन्सेप्ट करेंगे या जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, हम अकाउंटिंग इक्वेशन करना स्टार्ट करेंगे, चैप्टर्स करना स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे टर्म्स सुनने को मिलेंगे। जैसे कि असेट्स क्या होती हैं, डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं। तो उनकी ना एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर एंटरिंग इनटू द प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अगर आपको इन सब टर्म्स का ही मतलब नहीं पता होगा तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है एंड यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द इक्वेशंस प्रॉपरली। आप इसके बिना आप इक्वेशंस को प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपको मतलब ही अगर नहीं पता किसी चीज़ का तो आप कैसे उस चीज़ को आगे उसकी कोई इक्वेशन या कैसे उसकी जनरल एंट्री पास कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल ना। तो इसीलिए ये बेसिक टर्म्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल सजेस्ट यू कि सारे पहले बेसिक टर्म्स पढ़िए, ताकि आपको क्वेश्चन में कोई भी ऐसा टर्म दिखाए तो आपको पता होना चाहिए कि येस वी नो द मीनिंग, कि असेट्स क्या होते हैं, डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला जो मैं आपके लिए टर्म लेके आई हूँ यहाँ पे वो क्या है, असेट्स। असेट्स क्या होते हैं ना, देखो बोला है कि वैल्यूएबल थिंग्स ओन्ड बाय बिजनेस आर नोन एज असेट्स। पहले मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाती हूँ, हमारी जैसी भाषा में जिसमें कि हमको समझ आती चीज़, ठीक है। देखो ऐसे कोई भी चीज़ जो बिजनेस को ना फ्यूचर में बेनिफिट देने वाली है उसको हम असेट कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा घर है, ठीक है, हमारे घर पे जो भी हमने सामान जोड़ा हुआ है, कैसा सामान जोड़ा हुआ है, ये नहीं कहूँगी मैं गाड़ी वाड़ी, वो गाड़ी हमारे लिए असेट नहीं, वो लाइबिलिटी होती है। क्यों होती है बाद में बताऊंगी, ठीक है। लेकिन अभी जैसे लेट्स सपोज मैंने अपने घर पे क्या किया हुआ है, फर्नीचर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो फर्नीचर जुड़ा है वो मेरे लिए एक तरीके से क्या होता है, असेट है, ठीक है। जो भी मैंने फर्नीचर जुड़ा हुआ है, और लेट्स सपोज मैंने कोई ज्वेलरी वगैरह जोड़ी हुई है, मेरे घर पे सोना चांदी पड़ा हुआ है, वो भी मेरे लिए क्या है, असेट। क्योंकि क्या उसकी वैल्यू बढ़ेगी फ्यूचर में, और फ्यूचर में कभी मैं उसको सेल आउट करूँगी तो मुझे उसके क्या मिलेंगे, प्राइस मिलेगा। और ठीक है, यही हमारी एक तरीके से क्या होती है, असेट। यानी कि तुम आप एक तरीके से उसको कह सकते हो कि पूंजी हमारी एक तरीके की। वेल्थ अलग चीज़ होती है लेकिन असेट अलग चीज़ होती है। बट मैं एक चीज़ आपको बस समझाने के लिए बता रही हूँ कि यही हमारे लिए क्या है, असेट। यानी कि जिससे फ्यूचर में हमको बेनिफिट मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, असेट। इसी तरीके से जो बिजनेस होते हैं हमारे, बिजनेस के लिए क्या असेट होता है, बिजनेस के लिए असेट होते हैं जैसे कि कोई एक कंपनी है, ठीक है, कोई एक कंपनी है या कोई एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री हमने स्टार्ट करी, हमने फैक्ट्री में क्या करा, हमने एक फैक्ट्री खोली, हमने कहा कि हमें एक पर्टिकुलर चीज़ का प्रोडक्शन करना है। तो उस फैक्ट्री में ना मैं जो भी फर्नीचर इंस्टॉल करूँगी, हो सकता है अपने वर्कर्स के लिए, अपने लेबर्स के लिए मैंने वहाँ पे बैठने के लिए चेयर वगैरह इंस्टॉल करवाई, वो भी मेरे लिए क्या है, असेट है, ठीक है। मैंने अपने फैक्ट्री में मशीनरी इंस्टॉल कराई, वो भी मेरे लिए क्या है, असेट है। अब देखो वो मशीनरी से क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो मुझे क्या देगा, बेनिफिट देगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं मशीनरी हर दूसरे तीसरे दिन इंस्टॉल करवाती रहूँगी, नहीं। वह वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार इन्वेस्ट करवा दी तो इसका मतलब क्या है, वो मुझे आने वाले 5 से 10 साल तक बेनिफिट देने वाली है। तो वही चीज़ वही बोल रहा है कि एनी वैल्यूएबल थिंग्स ओन्ड बाय बिजनेस आर नोन एज असेट। यानी कि जो भी प्रॉपर्टी ओन करता है बिजनेस, मतलब कि जो भी बिजनेस की अपनी प्रॉपर्टी एक तरीके से क्या है, वैल्यूएबल थिंग्स है, उनको हम क्या बोलते हैं, असेट्स बोलते हैं। असेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि ये हमारे लिए इकोनॉमिक रिसोर्स है, हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। हमारी एंटरप्राइज हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एक रिसोर्स है जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब बताओ आपके बिजनेस में, आपकी फैक्ट्री में जो मशीनरी इंस्टॉल है, क्या आप उसकी प्राइस बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। आपके जो फर्नीचर लगा हुआ है या फिर जो भी आपने अपने एम्प्लॉयज़ के कन्वीनियंस के लिए जो भी आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल किया हुआ है, क्या आप उसकी प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे स्कूल्स, अभी तक आप स्कूल्स में थे,
थे कि नहीं थे। उस स्कूल्स में जो भी आपके लिए फर्नीचर था, जो भी आपके सिटिंग अरेंजमेंट किए जाते थे, वो उस स्कूल के लिए क्या है, उस स्कूल की प्रॉपर्टी है, उस स्कूल के लिए वो क्या है, असेट है एक तरीके से, ठीक है। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, बहुत लंबे समय के लिए आपको एक बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके बच्चे आ रहे हैं स्कूल्स में, आप उन्हें कंफर्ट दे पा रहे हो, आप उन्हें चेयर टेबल की फैसिलिटी प्रोवाइड कर पा रहे हो। ऐसा तो नहीं कि हर साल स्कूल क्या करता है, अपना फर्नीचर चेंज करता है, बिल्कुल नहीं करता ना। तो वही चीज़, ऐसी चीज़ें, ऐसी वैल्यूएबल थिंग्स जो आपको बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, असेट्स बोलते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। नहीं भी आएगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि मैम नहीं समझ आया, प्लीज़ और थोड़ा सा डिटेल में बताइए, हमें ये कन्फ्यूजन हो रही है, ये कन्फ्यूजन हो रही है। आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपके डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पे बैठी हुई हूँ, ठीक है। ओके, तो एक मैंने यहाँ पे डेफिनेशन ले रखी है, ठीक है। क्योंकि देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में हम ऐसे तो नहीं लिख के आ सकते चेयर टेबल आर द असेट्स, बिल्कुल नहीं लिख के आ सकते। आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपके लिए नोट्स बना के रखे हैं, ताकि आप बस इतना भी नोट अगर लिख के आ जाओगे ना, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। तो देखो, एक प्रोफेसर R.N. एंथनी है, मैंने इनकी डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे। बोल रहे हैं कि assets are valuable resources owned by a business which were acquired at a measurable money cost, ठीक है। वही चीज़ कह रहा है कि वही valuable things जो business own करते हैं और जिसे monetary terms में define कर सकते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, assets बोला जाता है। ठीक हो गया, समझ में आ गई चीज़? सिंपल बात। अगर आपसे कोई कहे कि आपके असेट्स क्या होता है, बोला कि ऐसी चीज़ें जो हमें फ्यूचर में लंबे समय के लिए बेनिफिट देने वाली है, वो हमारे लेके हैं असेट्स है। जैसे कि लेट्स सपोज मैं कंपनी खड़ी कर रही हूँ, मेरी कंपनी में जो भी मैंने लेट्स सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा लिया अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो वो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर हर साल तो चेंज नहीं करूँगी, हो सकता है मैं अगले 10 साल बाद चेंज करूँगी, तो वो मुझे 10 साल तक बेनिफिट देगा ना। मेरे एम्प्लॉयज़ कहाँ बैठेंगे, उनका कंफर्ट जोन। वैसे ही मैंने अपनी कंपनी में सिस्टम इंस्टॉल किए होंगे, वो सिस्टम भी, जो कंप्यूटर सिस्टम हम इंस्टॉल करेंगे, वो भी मेरे लिए क्या है, असेट है। क्यों असेट है? क्योंकि वो भी मुझे लंबे समय तक बेनिफिट देने वाले हैं। एम्प्लॉयज़ आएंगे, आने वाले 10 साल तक उस सिस्टम में बैठ के वो लोग काम करने वाले हैं, और उसी में काम करके मेरी कंपनी ग्रो करने वाली है, ठीक है। तो इसीलिए वो चीज़ें जो भी वैल्यूएबल थिंग्स हैं, जो मेरे बिजनेस, जो मुझे फ्यूचर में बहुत लंबे समय के लिए बेनिफिट देने वाली है, जिनको हम एक बार जिनका इंस्टॉलमेंट करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से असेट्स बोलते हैं। ठीक हो गया, समझ में आ गई बात? ठीक हो गया। अब मैं आपको कुछ टाइप्स बता दूँ। देखो, असेट्स के भी ना कुछ टाइप्स होते हैं, सिर्फ एसेट ही नहीं होता, यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती। असेट्स के भी कुछ टाइप होते हैं। जैसे कि पहला क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फिक्स असेट्स। नाम से पता चला ना कि फिक्स है भाई, फिक्स है, ठीक है। तो देखते हैं, असेट्स विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली आर कॉल्ड फिक्स असेट्स। ऐसे असेट्स जिनको आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते इमीडिएटली, उन्हें हम फिक्स एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? देखो, जनरली क्या होता है ना, जो हम, जैसे मैंने आपको बताया, एग्जांपल दिया कि मैंने अपनी कंपनी खोली, तो मैंने इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, मैंने उसमें सिस्टम इंस्टॉल किए। तो मैंने वो सिस्टम क्यों इंस्टॉल किए? क्या मैंने उनको कैश में, मतलब कैश में कन्वर्ट कब होगा सामान, जब मैं उसको सेल आउट करूँगी। क्या मैंने वो सिस्टम सेल आउट करने के लिए इंस्टॉल किया हुए? नो, मैंने वो सिस्टम सेल आउट करने के लिए नहीं इंस्टॉल किया है। वो तो मैंने इसलिए इंस्टॉल किया क्योंकि मुझे उससे फ्यूचर में बेनिफिट चाहिए, वो उसकी मुझे रिक्वायरमेंट है, नीड है, वो मेरे लिए असेट है। और कैसा असेट है? फिक्स असेट्स। तो वही बोला है कि असेट्स विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली आर कॉल्ड फिक्स असेट्स। समझ में आई बात? जैसे हमने फैक्ट्री का एग्जांपल लिया, उस फैक्ट्री में जो मैंने मशीनरी इंस्टॉल करी है प्रोडक्शन के लिए, वो मैंने रीसेल पर्पस के लिए तो इंस्टॉल नहीं करिए, बिल्कुल नहीं करिए। तो वो उसको मैं कैश में इमीडिएटली कन्वर्ट नहीं कर सकती। ऐसा तो नहीं ना कि मानो मैंने आज एक मशीनरी पे कितना 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए, परसों मैं कह रही हूँ हो दिस ये मशीन, नो, ये तो मुझे सही नहीं लग रहा, नहीं हमें दूसरी मशीन आनी चाहिए। इज इट पॉसिबल? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वो इन्वेस्टमेंट है, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपने 10 लाख रुपये उस पर इन्वेस्ट किए हुए। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको कल या परसों या 1 महीने या 1 साल के अंदर चेंज कर दोगे। नो, उसकी एक लाइफ साइकिल होगी, उसका एक लाइफ पीरियड होगा, और उस लाइफ पीरियड कंप्लीट होने के बाद ही हम उस मशीन को चेंज करेंगे, बिकॉज उसके बाद क्या होगा, मशीनरी उतनी यूजेबल हमारे लिए नहीं रह जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है असेट्स अक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज इन द बिजनेस। बोल दिया मैंने, ये जो लंबे समय के लिए हम बिजनेस में यूज करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फिक्स असेट्स। एग्जांपल में आपको जैसे आपको बता दिया, मशीनरीज हो गए, हमारे कंप्यूटर सिस्टम थे, ये क्या किस कैटेगरी में आता है, हमारे फिक्स असेट्स। These assets are not meant for sale, increases the profit earning capacity of the business, expenditure on these assets is not regular in nature, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको कि these assets are not meant for sale, इनको हम सेल आउट करने के लिए बिल्कुल परचेज नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, जब मशीनरी की लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, मानो 10 साल की उसकी लाइफ थी, हमने 10 साल के लिए उस पर्टिकुलर मशीनरी को, उस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर लिया है, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, और उसकी स्क्रैप वैल्यू, यानी कि जो कबाड़ के भाव बिकता है ना, वो जो स्क्रैप वैल्यू आएगी, वो हम कह सकते हैं कि हाँ, रीसेल करके हमारे पास ये स्क्रैप वैल्यू आएगी, ये हम जरूर कर सकते हैं। लेकिन हम उसको मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कंप्यूटर सिस्टम 10 लिया और कल के दिन मैं उसको
10 लाख के लेके 12 लाख में सेल आउट करेंगे, नो, इस पर्पज़ के लिए हम कभी भी फिक्स एसेट्स को अक्वायर नहीं करते, ठीक है। और एक और पॉइंट बोला कि एक्सपेंडिचर ऑन दीज एसेट्स इज नॉट रेगुलर इन नेचर। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि हम डेली तो फिक्स एसेट्स परचेज नहीं कर रहे हैं, हम रेगुलरली इस पर खर्चा नहीं करते, एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है और फिर आने वाले 5-6 सालों के लिए छुट्टी। समझ में आई बात की नहीं आई? तो इन्हीं को हम बोलते हैं फिक्स एसेट्स। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, यानी कि कोई मैंने बिल्डिंग परचेज किया है, कहीं पे मैंने लैंड परचेज कर रखी है, तो मेरे लिए क्या है फिक्स एसेट्स। प्लांट एंड मशीनरी, कोई प्लांट हमने लगाया हुआ है, कोई मशीनरी हमने परचेज की है, तो ये भी किस कैटेगरी में आते हैं, हमारे फिक्स एसेट्स। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स एसेट्स। समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब आके आते हैं करेंट एसेट्स। ठीक हो गया। करेंट एसेट्स क्या होते हैं, देखो बोलना है कि assets which can be easily converted into cash are known as current assets। अब मैंने आपको बताया था कि फिक्स एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिन्हें कभी भी हम रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदते, लेकिन करेंट एसेट्स जस्ट उल्ट हैं, उन्हें हम खरीदते क्यों हैं, ताकि हम उसको बहुत जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट कर सकें। तो ऐसे एसेट्स को हम क्या बोलते हैं, करेंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, जिनको हम रीसेल करने के लिए परचेज नहीं करते, लेकिन करेंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं हमारे पास बिजनेस में कि जिनको सेल करते हैं, हम सेल करके क्या करते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ठीक हो गया। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि करंट एसेट्स को हम सर्कुलेटिंग, फ्लक्चुएटिंग और फ्लोटिंग एसेट्स भी बोलते हैं। ये नाम बहुत कॉमन होते हैं, नाम पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो जब बेसिक टर्म्स पढ़ रहे हो तभी से याद करके चलो कि जो करंट एसेट्स होते हैं उनको हम सर्कुलेटिंग, फ्लक्चुएटिंग और फ्लोटिंग एसेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखो, मैंने फैक्ट्री में मशीन तो इंस्टॉल कर दी और मैंने आपको बता भी दिया कि मैंने क्या किया है, वो क्या है, मेरे फिक्स एसेट्स है, ठीक है। लेकिन क्या मैं उस मशीन में कुछ प्रोडक्शन कर रही हूँ? ऑब्वियसली, तभी तो मैंने मशीन ली है ना, कि ताकि मैं कुछ प्रोडक्शन करूँगी। अब जब मैं प्रोडक्शन करूँगी तो प्रोडक्शन करके जो मेरे पास सामान बना, ठीक है, जो मेरे पास एक स्टॉक आया, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। लेट्स सपोज मैंने सोप का प्रोडक्शन किया, तो सोप मेरे पास बन गया, हो गया, सोप मेरे पास रेडी है, ठीक है। बल्क में मैंने सोप की मैन्युफैक्चरिंग कर दी, तो मैं उसको क्या टर्म दूंगी कि मेरे पास सोप का स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, एक तरीके से स्टॉक पड़ा हुआ है मेरे पास सोप का। अब मैं उसको, उस सोप को सेल आउट करूंगी ना, करूंगी नहीं करूंगी, तो जब मैं सोप को सेल आउट करूंगी तो वो भी सोप मेरे लिए क्या है, एक तरीके से मेरे लिए असेट है, लेकिन कैसा असेट है, करंट असेट, जिसको कि मुझे क्या करना है, कैश में कन्वर्ट करना और प्रॉफिट जनरेट करना है। तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे करंट असेट्स। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया यहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस। मानो कि आज सुबह जैसे ही मैं अपनी फैक्ट्री पे गई, मेरे पास 1000 रुपये पड़े हुए थे, बहुत कम अमाउंट है, सिर्फ समझाने को बोला है, ऐसा मत समझना कि मैम अपनी फैक्ट्री खोती फिर भी 1000 रुपये की, आपके पास सिर्फ 1000 रुपये पड़े थे। नो 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 नो, ठीक है। तो मैंने बोला कि आज लेट्स सपोज मेरे पास आज के डेट में ओपनिंग बैलेंस, मतलब आज सुबह मेरे हाथ में जो पैसे था कितने थे, 1000 रुपीज़ थे। उसके बाद मैंने एक सेल करी, मतलब मेरे दुकान से सामान बिका होगा, या मैंने क्या किया, जो चीज़ जो भी प्रोडक्शन करती थी, मैंने उस प्रोडक्ट को सेल आउट किया, कितने का, 5000 का। तो नाउ कैश इन हैंड विल बी कितना, अब मेरे हाथ में कितना कैश रह जाएगा, 1000 तो जो मॉर्निंग में था, प्लस 5000 जितने की सेल करी, यानी कि 6000। देखो ये क्या थे, मेरे करंट एसेट्स है ना। कैश इन हैंड किसका एग्जाम्पल है, आपका करंट एसेट का, यानी कि जो मेरे हाथ में भी पैसा अवेलेबल है उसको हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। जैसे कि इसको समझने से पहले ये एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। करंट एसेट्स के एग्जाम्पल क्या होता है, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, डेटर्स, स्टॉक एक्सेट्रा। स्टॉक मैंने आपको एक मोटा मोटा समझाया, जैसे कि मैंने कहा कि सोप का मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि स्टॉक क्या होता है। कैश इन हैंड मतलब मेरे पास हाथ में कितना पैसा पड़ा हुआ है, यानी कि मेरे जो गैरेज है, सॉरी मेरे पास जो शॉप है अगर, तो शॉप के लॉकर में कितना कैश मेरे पास अभी अवेलेबल है, उसको क्या बोलते हैं, कैश इन हैंड। कैश इन बैंक मतलब मेरे पास बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है। डेटर भी हमारे करंट एसेट्स होते हैं। डेटर टर्म में आपको अभी इस असेट्स के कॉन्सेप्ट के बाद बताऊंगी डेटर्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा समझने वाली बात है, बस अभी के लिए आप इतना समझिए कि जैसे कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, किसके एग्जांपल है आपके करंट एसेट्स। क्योंकि देखो स्टॉक भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, डेटर्स भी हमारे कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैश एंड बैंक तो ऑलरेडी कैश फॉर्म में, इसको कैश में क्या कन्वर्ट करना है, इसीलिए क्या है, इसलिए हमारा क्या कहलाता है, करंट एसेट्स। वैसे जो ऑलरेडी मेरे पास हाथ में कैश पड़ा हुआ है वो तो ऑलरेडी कैश फॉर्म में, और करंट एसेट्स कहता है क्या, एसेट्स विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। तो ये ऑलरेडी कैश फॉर्म में, तो ये भी मान लिया क्या है, करंट एसेट्स, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया एग्जाम्पल में कि आज सुबह मेरे पास कैश इन हैंड कितना था, 1000, यानी कि ओपनिंग बैलेंस कितना था मेरे पास, या फिर ओपनिंग बैलेंस कह लो, या सुबह सुबह मेरे पास 1000 रुपीज़ पड़े थे, जो कि मेरे लिए क्या है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना था, 1000। फिर मैंने एक सेल करी कितने की, 5000 की। तो अब मेरे पास कैश इन हैंड मतलब मेरे हाथ में अब कितना कैश आ चुका है,
6000 1000 ऑलरेडी था, 5000 की सेल करी, तो अब मेरे पास क्या हो गया, कैश कितना हो गया 6000। लेट्स सपोज अब मैंने एक पेमेंट भी करी, सैलरी पे करी है मैंने अपने एक एम्प्लॉय को 2000, तो अब मेरे पास कैश इन हैंड कितना रह गया, पहले 6000 था उसमें से 2000 दिए तो 4000 मेरे पास क्या रह गया, कैश इन हैंड। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इन दिस वे कैश बैलेंस विल चेंज विथ एवरी कैश ट्रांजेक्शन। तो यही एक तरीके से करेंट असेट्स का एग्जाम्पल है। बोलते हैं कि करेंट असेट्स को इसीलिए फ्लक्चुएटिंग, फ्लोटिंग और सर्कुलेटिंग असेट्स बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं से हमारा एक्चुअली में क्या चल रहा होता है, बिजनेस चल रहा होता है। ठीक है, पहले मेरे पास क्या था, कैश था, फिर मैंने सेल किया तो मेरे पास कैश और आया, फिर सेल करने के बाद मैंने कुछ पेमेंट किया तो मेरे पास से कैश कम हुआ। तो यही क्या है बेसिकली करंट असेट्स में हम क्या करते हैं, बस मेन मोटिव क्या रहता है हमारा कि जो भी हमारे पास असेट्स है उसे हमें कैश में कन्वर्ट करना है और प्रॉफिट जनरेट करना है। ठीक है, कैश में कन्वर्ट करने के पीछे मेन रीजन क्या है कि कुछ भी चीज़ सेल आउट करनी है तभी तो कैश में कन्वर्ट होएगी ना। मेरे पास लेट्स सपोज मेरे पास मशीन्स पड़ी हुई है कुछ, मैं मशीन का बिजनेस करती हूँ, मैंने अपने बिजनेस में इंस्टॉल नहीं किया मशीन, वो फिक्स एसेट्स नहीं है मेरे पास, अभी क्या है वो करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स क्यों है, क्योंकि क्या करती हूँ मैं मशीनरी परचेस करती हूँ, मशीनरी को सेल आउट करती हूँ, तो उस केस में मेरे लिए फिक्स एसेट्स नहीं है। फिक्स एसेट्स कब होता है, जब मैं उस मशीनरी को प्रोडक्शन में यूज़ कर रही होती। ठीक है, अभी तो मैं क्या कर रही हूँ, मशीनरी परचेस कर रही हूँ किसी सेलर से और मशीनरी को सेल आउट कर दे रही हूँ, तो उस केस में मेरे लिए वो क्या है, करंट एसेट्स। तो मेरा मेन मोटिव क्या रहेगा कि उस मशीनरी को जितने भी मशीनरी मेरे स्टॉक में पड़ी हुई है मुझे उनको बेचना है। बेचना क्यों, क्योंकि मुझे उन्हें किस में कन्वर्ट करना है, कैश में कन्वर्ट करना है और प्रॉफिट जनरेट करना है। तो वही मेरी क्या है, करंट असेट्स, यानी कि ऐसे असेट्स जिन्हें हमें कैश में कन्वर्ट करना है उन असेट्स को हम क्या बोलते हैं, करंट असेट्स बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ असेट्स में। तो नेक्स्ट हमारे पास जो अब असेट्स आते हैं वो एक और है कैटेगरी है आपकी टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स की। अब देखो टेंजिबल और इंटेंजिबल वर्ड ना आपने बहुत बार सुना होगा। टेंजिबल क्या होता है, एनीथिंग विच कैन बी फील एंड विच कैन बी टच, उसको तो हम टेंजिबल बोलते हैं, मतलब जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, दैट इज टेंजिबल। और इंटेंजिबल क्या होता है, जिसे आप देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं इंटेंजिबल। तो ऐसे यहाँ पे एसेट की भी कैटेगरी होती है, यानी कि ऐसे एसेट्स जिनको आप देख सकते हो, जिन्हें आप टच कर सकते हो, उन्हें टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। सिंपल सा, जैसे कि एग्जांपल में लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी लो, लैंड भी दिखती है, बिल्डिंग भी दिखती है, प्लांट भी दिखता है, मशीनरी भी दिखता है, तो ये टेंजिबल एसेट की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो इंटेंजिबल होते हैं। बोला कि एसेट्स विच आर नॉट नॉर्मली परचेज एंड सोल्ड इन द ओपन मार्केट, जैसे कि कुछ ऐसे एसेट्स भी होते हैं बिजनेस में जिसको आप देख नहीं सकते या जिसको आप टच नहीं कर सकते। और ये बोल रहा है कि जो ऐसे एसेट्स होते हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, जो इंटेंजिबल होते हैं, ये ऐसे एसेट्स होते हैं जो नॉर्मली बिजनेस में परचेज और सेल भी नहीं किए जाते हैं। ठीक है, बोला कि दे मे बी परचेज एंड सोल्ड इन सर्टेन यानी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। एग्जाम्पल में दिया हुआ है गुडविल। अब जिसको ये पता नहीं कि गुडविल क्या होती है तो मैं आपको समझाती हूँ। ऐसे समझो, लेट्स सपोज मेरे पास एक शॉप थी। ठीक है, मेरे पास एक शॉप थी और किसकी, गारमेंट शॉप थी। ठीक है, उसमें सारे कपड़े वपड़े में सेल आउट करती थी। अब मैंने अपने जो शॉप है ना उसकी इतनी अच्छी मार्केट में मैंने इतने अच्छे अच्छे कस्टमर्स वहाँ पे एक्वायर करके रखे हुए थे, इतने अच्छे अच्छे कस्टमर्स को रिटेन किया हुआ था, किसकी वजह से, अपने हो सकता है अपने नेचर की वजह से या अपने बिजनेस जो मेरे पास बिजनेस आइडियाज़ थे उसके वजह से। तो क्या हो रहा था कि मेरे पास बहुत कस्टमर्स आते थे, मेरी मार्केट में बहुत पहचान थी, मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही थी अपनी शॉप के थ्रू। तो वो क्या कहलाती है, एक तरीके से मेरी कंपनी की गुडविल यानी कि मेरी रेपुटेशन। जैसे कि लेट्स सपोज मेरा नाम प्रीति है, मैंने कहा कि मैंने प्रीति एंड सन्स नाम से एक शॉप खोली हुई थी। ठीक है, तो प्रीति एंड सन्स पूरी मार्केट में मेरे एरिया में इतनी फेमस थी कि हर कोई आके वहाँ से शॉपिंग करता था, सामान परचेज करता था और मेरे को उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो रहा था, मतलब मैं बहुत ज़्यादा उससे प्रॉफिट अर्न करी थी। अब क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन मैं अपनी दुकान सेल आउट कर रही हूँ। ठीक है, मैं अपनी दुकान सेल आउट कर रही हूँ, हो सकता है मुझे कहीं और शिफ्ट होना था या मैं कहीं और अपनी मार्केट की कोई कहीं और प्लेस पर अपनी शॉप ओपन करना चाहती है, वट एवर कुड बी द रीज़न, क्या कोई भी रीज़न हो सकता है। बट मेरा मोटिव क्या है कि मैं अपनी शॉप को सेल आउट कर रही हूँ। तो क्या होता है ना, जब भी आप सेल आउट करोगे तो क्या होगा कि मैं क्या कहूँगी, ठीक है इतना पैसा तो लेट्स सपोज 20 लाख तो आप मुझे मेरी शॉप की प्राइस दो, प्लस 5 लाख रुपए मुझे मेरी गुडविल का दो, मुझे मेरी रेपुटेशन का दो। क्यों, क्योंकि अगर कोई पर्सन, वही पर्सन जो मुझसे शॉप ले रहा है, अगर वो नई दुकान खोलता तो उसे कस्टमर्स बनाने में, मार्केट में अपनी वैल्यू बनाने में, मार्केट में अपने आप को जमाने में कम से कम 2 से 3 साल तो लगेंगे। ठीक है, उसके बाद भी डिपेंड करता है कि उसकी शॉप चलेगी या नहीं चलेगी। लेकिन मैं उसको एक चली चलाई शॉप दे रही हूँ, उस पर डिपेंड करता है उस शॉप को कैसे चलेगा, लेकिन उसके पास कस्टमर्स आएंगे। क्यों, बिकॉज ऑफ माई नेम, मेरे नाम की वजह से उसके पास कस्टमर्स आएंगे।
शॉपिंग करेंगे, उसको वो जो 2-3 साल वो उसको अपने कस्टमर्स बनाने में लगते हैं ना, वो 2-3 साल उससे कम लगेंगे। तो उस चीज़ का मैं उससे पैसा लूँगी, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, गुडविल। मैं उससे किसका पैसा लूँगी, 20 लाख अपनी शॉप का लूँगी प्लस 5 लाख अपनी गुडविल का पैसा लूँगी, यानी कि जो मेरी रेपुटेशन है मार्केट में उसका पैसा लूँगी, क्योंकि मेरी गुडविल की वजह से उसको फ्यूचर में बहुत प्रॉफिट होने वाला है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गुडविल। तो लेकिन ये ऐसे असेट्स होते हैं, देखो गुडविल दिखती तो नहीं ना, आप उसे टच कर सकते हो, आप मेरी रेपुटेशन को टच या देख सकते हो या टच कर सकते हो, नहीं ना, इट्स इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए इसको क्या कैटेगरी में रखा जाता है, इंटेंजिबल एसेट्स। और ये ऐसे एसेट्स होते हैं विच आर नॉट नॉर्मली परचेज एंड सोल्ड इन द ओपन मार्केट। आपको पता ही है कि डेली आप अपनी गुडविल को बेचोगे या खरीदोगे नहीं ना, एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जब हो सकता है आपकी शॉप किसी ने एक्वायर कर ली, किसी ने परचेज कर ली, तो उस टाइम पे आप उसको परचेज एंड सेल करोगे। तो उस टाइम पे परचेज सेल करोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिर वहाँ पे हम अपनी गुडविल का पैसा चार्ज करते हैं। तो यही किस कैटेगरी में आते हैं, आपके इंटेंजिबल एसेट्स। समझ में आ गई बात। तो ये था कुछ बेसिक सी चीज़ें एसेट्स के बारे में, जिसमें हमने एसेट्स क्या होता है पढ़ा, फिक्स एसेट्स पढ़े, करंट एसेट्स पढ़े, टेंजिबल एसेट्स पढ़े और इंटेंजिबल एसेट्स पढ़े। देखो फिक्स एसेट्स में बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम फिक्स एसेट्स पढ़ लेंगे। ऐसे करंट एसेट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सिर्फ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और आपका ये डेटर, क्रेडिटर्स और आपके स्टॉक ही नहीं आते। बहुत सारे करंट एसेट्स के एग्जाम्पल है, वैसे फिक्स एसेट्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कुछ आपको लर्न भी करने पड़ेंगे कि ये फिक्स एसेट्स होते हैं, ये करंट एसेट्स होते हैं, ठीक है। दैट वी विल डू इन द लेटर पार्ट, ठीक है। अभी इतना स्ट्रेस नहीं लेते, वीकली बस समझो कि टर्म्स होते क्या है, एसेट्स क्या होता है, फिक्स एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट्स क्या होता है, टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। ठीक हो गया, ओके। तो मैंने आपको बताया था, क्योंकि लास्ट जो हमने करंट एसेट्स पढ़ा था उसमें टर्म आ गया था डेटर, तो मैंने सोचा कि इसको समझा ही देते। चलो डेटर्स कौन होते हैं, मान लिया क्रेडिटर्स क्या होते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें ये डेटर क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता। मतलब उनके लिए जैसे कि तो सरदर्दी, भाई क्या डेटर क्या क्रेडिटर, ठीक है। तो डोंट वरी, मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी एंड ट्रस्ट मी, आपको बिल्कुल डेटर और क्रेडिटर में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो बोले डेटर्स कौन होते हैं, represent the person or party who have purchased goods on credit from us and have not paid good for the goods sold to them। लेमन लैंग्वेज में समझते हैं, इस डेफिनेशन को छोड़ो। यानी कि देखो डेटर और क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट ही कम आता है जब हम उधार में सामान बेचते हैं। अगर हम उधार में नहीं नगद में सामान बेचेंगे यानी कि कैश में सामान बेचेंगे तो डेटर और क्रेडिटर कभी एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन जैसे ही आपने उधार में सामान बेचा तो आपके या तो डेटर बन जाएंगे या तो आपके क्रेडिटर्स बन जाएंगे। समझ में आ गया, जहाँ उधार आया वहाँ डेटर और क्रेडिटर्स आ जाते हैं। सबसे पहली चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो डेटर कौन होता है, वो बंदा जिसने हमसे उधारी में सामान लिए, जो डेट में है, जो डेट में है वो कौन है, डेटर है। यानी कि ऐसा पर्सन जिसने गुड्स परचेज कर रखे हैं उधार में, क्रेडिट में, वो पर्सन जिसने गुड्स परचेज किए हैं उधार में हमसे, ठीक है, और उस गुड्स का पैसा नहीं दिया है, वो पर्सन मेरे लिए कौन है, डेटर है। यानी कि जो पर्सन डेट में है वो डेटर है। जैसे एक एग्जांपल है, मैंने क्या बोला कि गुड्स सोल्ड टू महेश, मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, आई हैव सोल्ड गुड्स टू महेश 20,000 के, तो ये मैं रही प्रीति, ये मैं हूँ और ये महेश है। तो मेरे लिए महेश कौन होगा, डेटर। बिकॉज महेश ने क्या किया है, मुझसे गुड्स परचेज किया है। लेकिन कैसे गुड्स परचेज किया, उसने मुझसे सामान खरीदा है लेकिन उधार में सामान खरीदा है, तो महेश यहाँ पे क्या है, डेट में है, तो इसीलिए ये मेरा क्या है, डेटर है। समझ में आ गया। मैं कौन हूँ यहाँ पे, अगर देखा जाए मैं सेलर हूँ और महेश यहाँ पे कौन है, बायर है कि नहीं, ठीक है। तो जब सेलर ने गुड्स सेल किए हैं बायर को और किस में किए हैं, क्रेडिट में किए हैं, तो बायर क्या बन जाता है, एक तरीके से मान ले डेटर। इतना मत कंफ्यूज हो, सिंपल सी बात है। मैंने किसी को गुड्स बेचे हैं उधारी में, तो वो बंदा जिसको मैंने गुड्स बेचे हैं उधारी में, जिस पे डेट है, जिस पे कर्जा है, वो ही मेरा क्या है, डेटर है। समझ में आ गई बात, ठीक है। ऐसे अगला क्या है हमारे पास, क्रेडिटर कौन होते हैं, represent the person or party from we have purchased goods on credit and have not paid for the goods purchased from them। जस्ट उल्टा, यानी कि इसी एग्जाम्पल से समझाती हूँ, डेफिनेशन फिर समझेंगे। अगेन सेम एग्जाम्पल, महेश मेरा ऊपर क्या था, डेटर था, ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया है, उधारी में मुझसे सामान लिया था, और मैं क्या थी वहाँ पे, उस एक तरीके से मैं सेलर थी, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ये महेश ऊपर केस में डेटर था, ये रहा, एक सेकंड दोनों दिखा दूँ आपको, यस। अब बताओ अगर महेश इस केस में डेटर था तो महेश के लिए मैं भी तो कुछ होंगी ना। मेरे लिए महेश डेटर है तो महेश के लिए मैं क्या हूँ, मेरे लिए महेश डेटर है तो महेश के लिए मैं क्या होंगी, क्रेडिटर। यानी कि
द पर्सन फ्रॉम होम वी हैव परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी कि महेश के पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ कि महेश ने जिससे गुड्स उधारी में लिए थे और उस गुड्स की उधारी के लिए उसने पेमेंट नहीं किया था, वो पर्सन उसके लिए क्या बन जाएगा, क्रेडिटर। कोई डेटर अलग क्रेडिटर अलग नहीं होता है, सेम पर्सन जो पार्टी है, जब क्रेडिट में सामान बेचा जाता है तो दो लोगों के बीच में बेचा जाता है, एक पर्सन मैं थी, एक पर्सन महेश था, ठीक हो गया। तो जो पर्सन डेट में, जैसे मेरे लिए महेश क्या है, डेटर है, क्यों, क्योंकि मैंने उसको सामान बेचा है उधारी में। सिमिलरली महेश के लिए मैं क्या हूँ, क्रेडिटर हूँ, क्यों, क्योंकि महेश ने मुझसे सामान खरीदा है उधारी में। समझ में आ गई बात। लेकिन जिसको ऐसे भी समझ सकते हो, जिसको पैसा देना है, जिसको पैसा देना है वो कौन है, वो डेटर है, और जिसने पैसा लेना है वो कौन है, क्रेडिटर है। समझ में आ गई बात। इस केस में महेश में, अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से देखूँ तो महेश मेरे लिए क्या है, डेटर है। अगर महेश अपने पर्सपेक्टिव से देखेगा, क्योंकि महेश भी तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा ना कि मैंने इतना इतना सामान मिस प्रीति से लिया हुआ है और मैंने उसका पेमेंट नहीं किया हुआ है, तो किस नाम से मुझे बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करेगा कि प्रीति मेरी क्रेडिटर है। क्रेडिटर होने का क्या मतलब है कि मुझे प्रीति को पेमेंट करना है, ठीक है। क्या होगा, महेश क्या रिकॉर्ड करेगा कि मैं क्रेडिटर हूँ उसकी और मुझसे मुझे पेमेंट करना है, और मैं क्या रिकॉर्ड करूँगी अपने बुक्स में कि महेश मेरा डेटर है और मुझे उससे पैसा लेना है। समझ में आई बात की नहीं आई। तो डेटर क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। डेटर क्रेडिटर का ये नहीं कि भाई एक डेटर होगा, एक ट्रांजेक्शन में कोई सिर्फ एक डेटर ही होगा, फिर दूसरे ट्रांजेक्शन में क्रेडिटर होगा, नहीं, एक ही ट्रांजेक्शन है, मैंने उसको गुड्स उधारी में बेचे हैं, बस क्या है, मेरे लिए वो डेटर है और उसके लिए मैं क्या हूँ, क्रेडिटर हूँ। यानी कि जिसको पैसा देना है वो पर्सन बन जाता है डेटर, और जिसको पैसा लेना है वो पर्सन क्या बन जाता है, क्रेडिटर। मेरे लिए महेश डेटर है, महेश के लिए मैं क्रेडिटर हूँ। समझ में आ गई बात। देखो डेफिनेशन भी यही कह रही है कि क्रेडिटर किसको रिप्रेजेंट करता है, उस पर्सन और पार्टी को फ्रॉम होम वी हैव परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जिससे हमने गुड्स उधारी में खरीदे हैं, वो क्या है, क्रेडिटर है। जिसको हमें पेमेंट करना है वो क्रेडिटर है, और जिससे हमें पेमेंट लेना है वो क्या है, हमारे लिए डेटर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो दिस वाज द डेटर एंड क्रेडिटर कॉन्सेप्ट। अगर नहीं समझ में आया डेटर और क्रेडिटर क्या है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं और इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है। डेटर मतलब जिस पे डेट है वो पर्सन डेटर है, किसके लिए, सामने वाली पार्टी के लिए जिसने उससे पैसा सामान उधारी में लिया है, ठीक है। वो कोई भी हो सकती है पार्टी, मैं भी हो सकती हूँ या कोई भी हो सकता है। और क्रेडिटर कौन है, जिसको पैसा देना है, जिससे हमने उधारी में सामान लिया था, उस पर्सन को मैं पैसा दूंगी ना, तो जब तक पैसा नहीं देती तब तक के लिए मेरा क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा। तो अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं और अच्छे तरीके से और एग्जाम्पल्स के साथ आपको डेटर और क्रेडिटर्स क्या होते हैं, या फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स क्या होते हैं, जो भी समझ में नहीं आया बहुत अच्छे तरीके से समझाने की फिर से ट्राई करूँगी। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा लेकिन कि आपको भी क्या समझ में नहीं आया, क्या कन्फ्यूजन आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एक दिन में सारा लोड नहीं लेते हैं, कुछ टर्म्स हमने आज देखे, कुछ टर्म्स हम नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में देखेंगे। देखो हर रश करने की नीड नहीं है, पहले अपना बेस क्लियर करो, जैसे जैसे बेस क्लियर होता रहेगा वैसे वैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो ठीक है, आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने कॉमर्स ज्वाइन किए, जो अभी अभी रिसेंटली अकाउंट्स पढ़ने, प्लीज़ उनके साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।